क्या आपके घुटने मौसम विभाग से भी ज्यादा सटीक बारिश बता देते हैं? और क्या बचपन में आपकी माँ ने ठंडी हवा से बचने के लिए आपको खुली खिड़की के पास बैठने से रोका था? मुझे पूरा यकीन है ऐसा जरूर हुआ होगा। स्वास्थ्य से जुड़ी ये लोक मान्यताएं, फोक बिलीव्स, हमने बचपन से ही सुनी है। ये हमें अटल सत्य लगती है क्योंकि हमारी दादी ने कहा था और उन्हें उनकी दादी ने। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से कुछ बातों को मानना न सिर्फ बेकार है, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए सचमुच खतरनाक भी हो सकता है। आज हम तर्क और विज्ञान के साथ इन 5 सबसे मशहूर लोक मान्यताओं की जांच करेंगे। मैं वादा करता हूं, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन सदियों पुराने मिथकों के पीछे असली सच्चाई क्या है। क्या आप इन रूढ़िवादी सोच को तोड़ने के लिए तैयार हैं? पैरा ब्रेक। इससे पहले कि हम अपना खुलासा शुरू करें, ये समझना जरूरी है कि ये मिथक इतने लंबे समय तक जिंदा क्यों रहे। इसमें हमारे पूर्वजों की कोई नादानी नहीं थी, बल्कि यह तो दुनिया को समझने की कोशिशें थी, जब हमारे पास न माइक्रोस्कोप थे, न ही कोई आधुनिक मशीनें, और न ही प्रूफ वाली दवाइयां, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। लोगों ने कुछ पैटर्न देखे और उन्हें आपस में जोड़ दिया। उदाहरण के लिए, किसी के जोड़ों में दर्द हुआ और अगले दिन बारिश हो गई। दिमाग ने तुरंत एक कनेक्शन बना लिया, जोड़ों का दर्द मतलब बारिश आने वाली है। इस चीज को वैज्ञानिक भाषा में पुष्टि करने का पूर्वाग्रह, कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। हम उन बातों को ज्यादा ध्यान देते और याद रखते हैं जो हमारे विश्वास की पुष्टि करती है, और विरोधाभास को नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह ये बातें पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंची और हमारे दिमाग में पक्की हो गईं। लेकिन आज हमारे पास वो ज्ञान है जो हमारी परदादी के पास नहीं था, और अब समय आ गया है कि हम सच और झूठ के बीच का फर्क, डिफरेंस, पहचाने। तो आज बात करते हैं सबसे बड़े और सबसे मशहूर वहम की। ये हमारी आम जिंदगी का नंबर 1 नुस्खा है। घुटने और जोड़ों का दर्द बारिश का संकेत देता है। पूरी दुनिया में लाखों लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि उनका शरीर सबसे बेहतरीन मौसम नापने वाली मशीन है। बादल छाने से बहुत पहले ही उन्हें पता चल जाता है कि मौसम बिगड़ने वाला है। यह विश्वास इतना गहरा है कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। ये मजाक का और आम बातचीत का भी विषय है। ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई पुरानी जादूगरी है, इंसान और प्रकृति के बीच कोई खास रिश्ता है। कई लोग तो अपनी इस मौसम समझने की क्षमता पर गर्व करते हैं, इसे अपनी कोई खास शक्ति या सुपर पावर समझते हैं। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए इन सब ख्याली बातों को साइड में रखते हैं और एक सीधा सवाल पूछते हैं। जब मौसम बदलने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर असलियत में क्या होता है? क्या हमारे जोड़ सचमुच भविष्य देख सकते हैं और बारिश की भविष्यवाणी कर सकते हैं? या फिर इस एहसास के पीछे कोई ऐसी आम सी वजह छिपी है जिसे शायद हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है? और आपको पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इस बात में थोड़ी सच्चाई तो है, पर इसका मौसम के अंदाजे से कोई लेना देना नहीं है। असली वजह है हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी बारिश या बर्फ गिरने वाली होती है तो हवा का यह बाहरी दबाव अक्सर कम हो जाता है। यह विज्ञान का सीधा सा नियम है। हमारा शरीर, खासकर हमारे जोड़, जॉइंट्स, इस बाहरी दबाव के साथ तालमेल बिठाकर रखते हैं। जोड़ों के अंदर एक तरल पदार्थ होता है जिसका अपना एक दबाव होता है। जब बाहर का हवा का दबाव कम होता है तो जोड़ों के अंदर का दबाव बाहर के मुकाबले थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इस वजह से जोड़ के अंदर की मांसपेशियां, टिश्यूज, बहुत हल्का सा यानी माइक्रो लेवल पर फैलने लगती हैं। अगर आपके जोड़ पूरी तरह ठीक है तो आपको यह महसूस भी नहीं होगा। लेकिन अगर जोड़ में पहले से कोई समस्या है, जैसे कि गठिया, आर्थराइटिस, आर्थरोसिस या कोई पुरानी चोट, तो यह हल्का सा फैलाव भी नसों के संवेदनशील सिरों को परेशान करने लगता है, और इसी परेशानी को हम जोड़ों में टीस या दर्द के रूप में महसूस करते हैं। तो अब हम सबसे बड़े सच पर आते हैं। आपके घुटने कोई मौसम बताने वाली मशीन, बैरोमीटर नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ किसी अंदरूनी समस्या का संकेत देने वाले हैं।
ये आने वाले मौसम की भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि ये तो उस दबाव, प्रेशर में आए बदलाव पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, जो अभी इसी वक्त हुआ है। घुटनों का ये दर्द मौसम का हाल नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर में मौजूद किसी बीमारी या कमजोरी का लक्षण है। दबाव का गिरना बारिश से कुछ घंटे पहले हो सकता है, लेकिन यह भी मुमकिन है कि उसके बाद बिल्कुल भी बरसात ना हो। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि आपके घुटनों में दर्द उठा, लेकिन बारिश हुई ही नहीं। हम ऐसे मामलों को बस याद नहीं रखते, इसीलिए इसे भविष्य बताना कहना सही नहीं है। यह सिर्फ दो घटनाओं का आपस में तालमेल या संयोग मात्र है, न कि कोई कारण और परिणाम का रिश्ता। अगर आपका जोड़ जॉइंट स्वस्थ है, तो वह दबाव में आए बदलाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। दर्द इस बात का सीधा संकेत है कि आपके जोड़ को मदद की जरूरत है, न कि इस बात का कि अब छाता निकाल लेना चाहिए। यह एक बहुत जरूरी चिकित्सीय संकेत है, जिसे अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग मौसम का दोष देकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इस गलत फहमी या अंधविश्वास को मानने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा ये है कि आप बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि मौसम का इलाज करने लगते हैं। डॉक्टर, खासकर जोड़ों के स्पेशलिस्ट या हड्डी के डॉक्टर ऑर्थोपीडिस्ट के पास जाने की बजाय, दर्द की असल वजह जानने और सही इलाज शुरू करने की बजाय, लोग बस यही कहते हैं, अरे, ये तो बारिश आने का संकेत है, और दर्द को सहते रहते हैं। वो दर्द की गोली, पेन किलर तो ले लेते हैं, लेकिन असल वजह पर ध्यान नहीं देते। और इसी दौरान आपकी गांठिया, आर्थराइटिस जैसी सूजन वाली बीमारी अंदर ही अंदर आगे बढ़ती रहती है। आपके जोड़ों की नरम हड्डी, कार्टिलेज धीरे धीरे टूटने लगती है, चलने फिरने की क्षमता कम हो जाती है, और ये दर्द हमेशा के लिए बन जाता है। इस तरह की धारणा पर भरोसा रखने से आपको झूठा एहसास होता है कि आपको सब समझ आ गया है और सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि असल इलाज का कीमती समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए अगर आपके जोड़ बार बार मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, तो इस पर गर्व मत कीजिए। इसे अपने शरीर की तरफ से एक खतरे की घंटी समझिए और तुरंत डॉक्टर से मिलने का समय तय कीजिए। मौसम की कोई गलती नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे मिथक पर, जो हर माँ और दादी नानी का सबसे बड़ा सिर दर्द है। जाहिर है, हम बात कर रहे हैं ठंडी हवा, यानी कि ड्राफ्ट की। ठंडी हवा में मत बैठो, सर्दी लग जाएगी। खिड़की बंद कर दो, हवा का झोंका लग जाएगा। ऐसा लगता है मानो यह ड्राफ्ट महज हवा का झोंका नहीं, बल्कि कोई रहस्यमयी बुराई है, जो खास हमारे स्वास्थ्य का शिकार करने निकली है। ये अपने साथ सर्दी, जुकाम, कान का दर्द, मांसपेशियों में दर्द और न जाने कितनी मुसीबतें लेकर आता है। ड्राफ्ट का डर इतना ज्यादा है कि कई लोग इस चालाक हवा से बचने के लिए घुटन भरी, बिना हवा वाली जगहों पर बैठे रहना पसंद करते हैं। हम बच्चों को पूरी तरह लपेट कर रखते हैं। सफर करते समय बस या ट्रेन में खिड़कियां खोलने से डरते हैं, और चलते हुए ऐसी एयर कंडीशनर को भी शक की नजर से देखते हैं। यह मिथक इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि लगभग हर किसी के पास एक कहानी जरूर होती है। कल मैं बस जरा सा दरवाजे के पास बैठा था, और आज मुझे जुकाम हो गया है और गला दुख रहा है। यह संबंध बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन क्या विज्ञान भी यही बात कहता है? आइए, आज हम एक बहुत ही सीधी और साफ बात हमेशा के लिए याद कर लें। सर्दी, जुकाम, बुखार और फ्लू सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से होते हैं। ये ठंडी हवा से, न ही तूफान से, न भीगे हुए पैरों से, और न ही तेज हवा के झोंके, ड्राफ्ट से होते हैं। बीमार पड़ने के लिए यह जरूरी है कि वो कारक, यानी कि वायरस का छोटा सा कण आपके शरीर के अंदर जाए। ये बीमारियां ज्यादातर हवा के जरिए फैलती हैं। जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है, छींकता है या सिर्फ बात भी करता है, तो वो हवा में थूक की छोटी छोटी बूंदें छोड़ देता है, जिनमें वायरस होते हैं। जब आप उस हवा में सांस लेते हैं, तो वायरस आपकी नाक और गले की अंदरूनी झिल्लियों तक पहुंच जाता है। बस, संक्रमण, इन्फेक्शन शुरू हो गया। अब जरा सोचिए,
क्या महज चलती हुई हवा, जिसे हम तेज हवा का झोंका कहते हैं, क्या वो खुद से बिना किसी वजह के वायरस पैदा कर सकती है? हरगिज नहीं। बाहर की तेज हवा में तो अक्सर कम वायरस होते हैं, उस हवा के मुकाबले जो एक बंद कमरे में रुकी रहती है, जहां कई लोग एक साथ बैठे हों। तेज हवा का झोंका तो बस मौसम का एक बहाव है। यह बीमारी को लाने वाला या उसे पैदा करने वाला स्रोत नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, आप तुरंत टोकते हुए कहेंगे, मुझे तो अच्छी तरह याद है कि मैं ठीक तभी बीमार पड़ा था जब मुझे तेज हवा लग गई थी। तो इसका भी विज्ञान के पास एक सीधा जवाब है, जो वायरस वाली थ्योरी को गलत नहीं ठहराता। असल में होता यह है कि शरीर के किसी खास हिस्से का अचानक ठंडा पड़ जाना हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को वाकई में कमजोर करता है। लेकिन यह कमजोरी सिर्फ उसी जगह पर और सिर्फ थोड़े समय के लिए होती है। उदाहरण के तौर पर, जब ठंडी हवा आपकी गर्दन या पीठ पर पड़ती है, तो उस क्षेत्र की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती है। वहां खून का दौरा, ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है और आपकी सांस की नलियों की स्थानीय सुरक्षा, लोकल इम्यूनिटी, कुछ देर के लिए कम हो जाती है। और बस यही है वह महत्वपूर्ण पल। अगर वायरस पहले से ही आपके शरीर में सो रहा था या आपने उसे अभी अभी पकड़ा था, तो इम्यूनिटी की यह अस्थायी कमजोरी उसे हरी झंडी दे देती है। वायरस को तेजी से बढ़ने का मौका मिल जाता है और फिर आपको बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यानी ठंडी हवा या ड्राफ्ट आपकी बीमारी की वजह नहीं बना, बल्कि वह एक ट्रिगर, शुरू करने वाला बटन बन गया, जिसके कीटाणु, वायरस पहले से ही आपके अंदर मौजूद थे। अब इस गलत धारणा के सबसे बड़े खतरे की बात करते हैं। ठंडी हवा यानी वेंटिलेशन के डर से लोग, खासकर ठंड के मौसम में, खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद कर देते हैं। वे कमरे के अंदर एकदम घुटन भरा बंद माहौल बना देते हैं। अब सोचिए, जिस कमरे में हवा की आवाजाही नहीं है और उसमें कोई बीमार व्यक्ति मौजूद है, वहां क्या होता है? हवा में वायरस की मात्रा हर मिनट तेजी से बढ़ती जाती है। कमरे की नमी कम हो जाती है। ऐसे में स्वस्थ लोगों की नाक और गले की झिल्ली सूख जाती है, जिससे वे संक्रमण की चपेट में आसानी से आ जाते हैं। परिणामस्वरूप ऐसी बंद जगह में बीमार होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह एक विडंबना है। ठंडी हवा के डर से हम खुद वायरस को फैलने के लिए आदर्श स्थितियां पैदा कर रहे हैं। सच बात यह है कि नियमित वेंटिलेशन, हवा की आवाजाही, इन्फ्लुएंजा और अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम का सबसे असरदार तरीका है। इससे हवा में बीमारी फैलाने वाले रोगाणुओं की संख्या कम हो जाती है। इसलिए आप ड्राफ्ट से नहीं, बल्कि घुटन भरे, बंद और बिना वेंटिलेशन वाले कमरों से डरिए। हम बात कर रहे हैं तीसरे मिथक की, जो हमारे बचपन के द्वार से जुड़ा हुआ है। याद कीजिए वो समय जब स्कूल में सिस्टर या नर्स कितनी गंभीरता से यह बात कहती थी, मंटू का टीका लगा है, 3 दिन पानी नहीं लगना चाहिए। ये एक तरह का पूरा रिवाज बन जाता था। अगले 3 दिनों तक हम अपनी बांह को खींचकर बड़ी हिफाजत से रखते थे, ताकि उस छोटी सी गांठ पर पानी की एक बूंद भी न पड़ जाए। नहाते समय तो हम अजीबोगरीब पोजेस बनाते थे, और अगर गलती से भी टीके वाली जगह पर पानी पड़ जाता, तो समझिए वो किसी विश्वव्यापी त्रासदी से कम नहीं होता था। हमें लगता था कि अब तो सीधे टीबी सेंटर जाना पड़ेगा। यह रोग इतनी सख्त और अटल थी कि किसी के मन में यह सवाल आता ही नहीं था कि आखिर क्यों मना किया गया है। त्वचा के नीचे लगे उस छोटे से टीके को साधारण पानी भला क्या बिगाड़ लेगा। चलिए, आज इसी अजीबोगरीब और बहुत पुराने मेडिकल मिथक की जड़ तक पहुंचते हैं, जिसने आज भी कई माता पिता को डरा रखा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मंटू टेस्ट आखिर है क्या। कई लोग इसे गलती से टीका, वैक्सीन मान लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह टीका बिल्कुल नहीं है। टीका वह होता है जिसमें शरीर के अंदर कमजोर कीटाणु डाले जाते हैं, ताकि हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए ताकत, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बना सके।
लेकिन मंटू टेस्ट असल में एक निदान वाली जांच है। यह एक तरह की एलर्जी जांच है। इस टेस्ट में त्वचा के नीचे एक खास दवाई डाली जाती है जिसे ट्यूबरकुलिन कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह टीबी तपेदिक्स के जिंदा या मरे हुए कीटाणु नहीं होते हैं। यह सिर्फ एक अर्क एक्सट्रैक्ट है जिसमें उन कीटाणुओं के प्रोटीन मौजूद होते हैं। इस जांच का मकसद यह देखना है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, खासकर टी लिम्फोसाइट्स नाम के सेल्स, इन बाहरी प्रोटीनों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। अगर आपका शरीर पहले से ही टी डॉट तबी के कीटाणु से वाकिफ है, तो टीका लगाने की जगह पर काफी लालिमा और एक सख्त गांठ बन जाएगी जिसे पैप्यूल कहते हैं। इससे मतलब यह हुआ कि यह चमड़ी की एक जांच है जो बताती है कि आपके शरीर में टीबी से लड़ने की कितनी ताकत मौजूद है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह दवाई त्वचा के अंदर डाली जाती है। इसे चमड़ी पर लगाया नहीं जाता, बल्कि चमड़ी की परत के भीतर इंजेक्ट किया जाता है। चलिए, अब हम थोड़ी सीधी सादी तर्क लगाते हैं। अगर ट्यूबरक्युलिन का टीका त्वचा के अंदर रास दिया गया है, तो जो पानी उसकी सतह पर लगता है वही इसके परिणाम पर असर कैसे कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पानी इतना गहरा नहीं जा सकता कि वह त्वचा की ऊपरी परत को पार करके अंदर हुई प्रतिक्रिया रिएक्शन को धो दे। यह परिणाम तो त्वचा की गहरी परतों में होता है। पानी से रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं, इम्यून सेल्स की यह प्रक्रिया न तो तेज हो सकती है और न ही धीमी। जरा सोचिए, अगर आपकी उंगली कट जाती है, आप हाथ धोते हैं, लेकिन क्या इससे जख्म को अंदर से भरने में कोई रुकावट आती है? नहीं ना। यहां भी वही सिद्धांत लागू होता है। मंटू टेस्ट का निशान या वह छोटी सी गांठ पानी से फूलकर डबल नहीं हो जाएगी, जैसे कि रोटी का टुकड़ा। इसका आकार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं वहां जमा हुई हैं जहां इंजेक्शन दिया गया था। तो सुनिए, इसलिए मंटू टेस्ट के बाद नहाना बिल्कुल सुरक्षित है और जरूरी भी। सफाई रखना किसी के लिए नुकसानदेह नहीं है। पानी से टेस्ट के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ता। तो आखिर ये पानी न लगाने का पूरा प्रतिबंध आया कहां से? इसकी कहानी पुरानी है। ये जुड़ी है उस वक्त से जब टीबी की जांच के लिए मैंटू टेस्ट से पहले पिरके टेस्ट किया जाता था। पिरके टेस्ट में चमड़ी पर ट्यूबरक्युलिन दवा लगाई जाती थी और फिर एक खास औजार जिसे स्कैरिफायर कहते हैं, उससे हल्का सा खरोंच दिया जाता था। यानी चमड़ी की ऊपरी सतह टूट जाती थी और ऐसी स्थिति में अगर उस जगह पर पानी पड़ जाता तो दवा धुल सकती थी और टेस्ट का परिणाम गलत आ सकता था। अब फिर के टेस्ट इस्तेमाल नहीं होता। इसकी जगह पर ज्यादा सटीक और आसान चमड़ी के अंदर वाला मैंटू टेस्ट आ गया है। लेकिन पानी मत लगाओ वाली ये हिदायत बस आदत के तौर पर मुंह जुबानी मैंटू टेस्ट पर भी चलती आ गई। पुराने ख्याल के डॉक्टर और नर्सें भी यही सलाह देते रहे और माता पिता इसे सख्ती से मानते रहे। असलियत यह है कि मैंटू टेस्ट के कुछ असली मनाही हैं। आपको टीके वाली जगह को लूफा या साबुन से रगड़ना नहीं चाहिए। न ही उसे खुजलाए, न ही उस पर प्लास्टर लगाए और न ही कोई क्रीम या तेल लगाए। केवल यह यांत्रिक छेड़छाड़ यानी रगड़ना ही गलत पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। पानी से कुछ नहीं होता। तो चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह है हमारा चौथा मिथ नंबर 4, और ये आता है उस खास कटकट की आवाज के साथ। सच सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिन्हें उंगलियों, गर्दन या कमर को चटकाकर थोड़ा तनाव, टेंशन दूर करने में मजा आता है? और आप सभी ने तुरंत यह सख्त आवाज जरूर सुनी होगी, बस करो, अभी रोको, नहीं तो तुम्हें गठिया, आर्थराइटिस हो जाएगा। जोड़ों की सेहत के बारे में जितनी भी डरावनी कहानियां हैं, ये उनमें सबसे ज्यादा मशहूर है। ये हमारे दिमाग में एक दुखद तस्वीर खींच देती है कि आज तो आप बड़े आराम से अपनी उंगलियों की हड्डियां चटका रहे हैं, लेकिन कल आपकी उंगलियां भयानक गठिया के कारण टेढ़ी हो जाएंगी। आप चम्मच तक नहीं पकड़ पाएंगे और अपनी इस आदत पर बहुत पछताएंगे।
सुनने में यह बात बहुत असरदार और डराने वाली लगती है। यही वजह है कि बहुत से लोग खुद को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि चटकाने की इच्छा बहुत जोरदार होती है। लेकिन आइए समझते हैं कि जब यह क्लिक होता है, तो असल में हमारे जोड़ जॉइंट्स के अंदर क्या होता है और क्या इस डरावनी बात का कोई वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक बेसिस है भी या नहीं। अरे, तो ये जो कटाक वाली आवाज आती है, ये असल में है क्या? आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये हमारी हड्डियां आपस में टकरा रही हैं। लेकिन अगर ऐसा होता, तो जब भी हम चलते या हिलते डुलते, हर कदम पर कर कर की आवाज आनी चाहिए थी। असली बात यह है कि ये आवाज हमारे जोड़ों के अंदर पैदा होती है, जिसे ज्वाइंट कैप्सुलॉस कहते हैं। हमारे जोड़ों में एक खास तरह का चिकनाहट वाला तेल होता है, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। इस तरल पदार्थ में बाकी किसी भी तरल की तरह कुछ गैसें घुली होती है, जिनमें ज्यादातर नाइट्रोजन गैस होती है। जब हम अपने जोड़ को खींचते हैं, मिसाल के तौर पर उंगली को उल्टी दिशा में मोड़ते हैं, तो हम उस कैप्सूल का आयतन, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अंदर का दबाव, प्रेशर अचानक से बहुत तेजी से गिर जाता है। भौतिकी, फिजिक्स के नियमों के अनुसार जब दबाव गिरता है, तो वह घुली हुई गैस तुरंत छोटे छोटे बुलबुले बनाना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया को कैविटेशन कहते हैं। अगेन, यही गैस के बुलबुले जब तेजी से बनते हैं और फिर अचानक से फटकर खत्म हो जाते हैं, तभी वह चटकने वाली आवाज आती है जिसे हम सुनते हैं। और इसीलिए आप एक ही जोड़ को तुरंत दोबारा नहीं छटका सकते। आपको लगभग 20 मिनट तक रुकना पड़ता है, ताकि वह गैस दोबारा उस तरल में अच्छी तरह से घुल जाए और अगला कटाक पैदा करने के लिए तैयार हो सके। सुने में तो ये बिल्कुल मामूली और बेअसर बात लगती है ना? ये जो आवाज आती है, वो गैस के छोटे छोटे बुलबुले होते हैं, हड्डियों का आपस में रगड़ना नहीं। लेकिन बड़े बुजुर्गों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या साइंस इस आदत और गठिया आर्थराइटिस के बीच कोई रिश्ता मानता है। कई सालों की रिसर्च के बाद भी इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि इन दोनों में कोई रिश्ता है। इस विषय पर सबसे मशहूर तजारबा, एक्सपेरिमेंट, एक डॉक्टर डोनाल्ड उंगर ने खुद पर किया था। वो इतने हैरान थे इस सवाल से कि उन्होंने खुद को ही चुना इस प्रयोग के लिए। 60 सालों तक वो जानबूझकर सिर्फ अपने बाएं हाथ की उंगलियां छटकाते रहे, जबकि दाएं हाथ को बिल्कुल नहीं छुआ। इतना लंबा समय बीत जाने के बाद जब उन्होंने दोनों हाथों की जांच कराई, तो उन्हें किसी भी हाथ में गठिया के कोई निशान नहीं मिले। दोनों हाथों में कोई फर्क ही नहीं था। इस दिलचस्प शोध और रिसर्च के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। हजारों लोगों पर किए गए बड़े और ज्यादा गंभीर वैज्ञानिक अध्ययनों, साइंटिफिक स्टडीज ने भी यही बात पक्की की है। उंगलियां छटकाने की आदत से गठिया होने का खतरा बिल्कुल नहीं बढ़ता है। क्या इसका मतलब यह है कि उंगलियां चटकाना 100% सुरक्षित है और आप इसे बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं? जरूरी नहीं। हालांकि आपको गठिया, आर्थराइटिस का खतरा तो नहीं है, लेकिन इसके कुछ संभावित, हालांकि दुर्लभ, नकारात्मक असर जरूर हो सकते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा उंगलियां चटकाते हैं, उनकी पकड़ने की ताकत, ग्रिप स्ट्रेंथ, समय के साथ थोड़ी कम हो सकती है और जोड़ों के आसपास सूजन आ सकती है। कुछ इक्का दुक्का मामले ऐसे भी सामने आए हैं, जहां बहुत जोर से और सनक की तरह उंगलियां मोड़ने या चटकाने से लिगामेंट्स में खिंचाव आ गया या जोड़ों का कैप्सूल खराब हो गया। लेकिन यह अपवाद है, नियम नहीं। इस आदत का सबसे बड़ा और निर्विवाद नुकसान यह है कि इससे आप आसपास के लोगों को तकलीफ देते हैं। बहुत से लोगों को यह आवाज बिल्कुल पसंद नहीं आती, बल्कि काफी अप्रिय लगती है। इसलिए शायद इस आदत को छोड़ने का मुख्य कारण मेडिकल नहीं, बल्कि सामाजिक है। और आखिर में पांचवा मिथक, जो सबसे ज्यादा नाटकीय और फिल्मी है, वह है शोक या सदमे के कारण एक ही रात में बाल सफेद हो जाना। यह दृश्य हमने फिल्मों में कई बार देखा है या किताबों में पढ़ा है।
कोई नायक, हीरो, भयंकर तनाव, सदमे या त्रासदी से गुजरता है और अगली सुबह उठता है तो उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके होते हैं। हमारी संस्कृति में यह छवि, इमेज, गहरे सदमे के प्रतीक के रूप में मजबूती से जम चुकी है। यहां तक कि मैरी एंटोनीट की वह कहानी, जिनके बारे में कहा जाता है कि फांसी से एक रात पहले उनके बाल सफेद हो गए थे, हमारी इस आस्था को और पुख्ता करती है। हमें यह तर्क संगत लगता है कि तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर इस तरह के इतने बड़े आघात के तुरंत और स्पष्ट परिणाम दिखने ही चाहिए। लेकिन क्या जीव विज्ञान की दृष्टि से यह संभव है? क्या कोई ऐसा बाल जिसमें पहले से रंग मौजूद है, वह कुछ ही घंटों में अचानक अपना रंग खो सकता है? या फिर क्या यह केवल एक खूबसूरत और दुखद रूपक है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? यह जानने के लिए कि बाल सफेद क्यों होते हैं, हमें बाल की एकदम जड़ तक, यानी उसके मूल कोश, फॉलिकल तक झांकना होगा। हमारे बालों को रंग, कलर देने वाला तत्व मेलानिन होता है। इसे खास कोशिकाएं, सेल्स बनाती है, जिन्हें ये मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये सेल्स हर बाल की जड़ में मौजूद होते हैं और ये रंग को निकल रहे बाल में लगातार डालते रहते हैं। लेकिन समय के साथ और कभी-कभी खानदानी, जेनेटिक कारणों से भी वह मूल कोशिकाएं, स्टेम सेल्स कम पड़ जाती है, जिनसे यह रंग बनाने वाले मेलानोसाइट्स बनते हैं। जब नई कोशिकाएं नहीं बनती और पुरानी खत्म हो जाती है, तो मेलानिन का बनना बंद हो जाता है। फिर होता यह है कि जड़ से जो नया बाल निकलता है, उसमें रंग होता ही नहीं। वह बाल हमें सफेद या हल्का भूरा इसलिए दिखता है क्योंकि जब रोशनी उसकी केराटिन संरचना से गुजरती है, तो वह अलग तरीके से चमकती है। इसका मतलब यह है कि सफेदी उस बाल का रंग जाना नहीं है जो पहले से ही उगा हुआ है, बल्कि यह नए बाल का बिना रंग के उगना है। यह एक धीमा और प्राकृतिक दौर है जो हमारे शरीर में पहले से ही तय होता है। तो इसमें स्ट्रेस या तनाव की क्या बात है? काफी समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि तनाव और सफेद बालों के बीच सीधा संबंध साबित नहीं हुआ है। मगर हाल ही के शोधों ने, जो पहले चूहों पर किए गए और फिर इंसानों पर भी जिनकी पुष्टि हुई, इस पूरी प्रक्रिया पर रोशनी डाली है। पता चला कि ज्यादा तनाव वाकई में बाल सफेद होने की रफ्तार बढ़ा सकता है। तनाव की स्थिति में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, नोराड्रेनालाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर बड़ी मात्रा में रिलीज करता है। यह नोराड्रेनालाइन बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स पर असर डालता है। यह मेलानोसाइट स्टेम कोशिकाओं को मजबूर करता है कि वे बहुत जल्दी और भारी मात्रा में रंग या पिगमेंट बनाने वाली परिपक्व कोशिकाओं में बदल जाए। इसका नतीजा ये होता है कि इन कीमती स्टेम कोशिकाओं का पूरा भंडार बहुत तेजी से खत्म हो जाता है और जब उसी जड़ से अगला बाल उगने का समय आता है, तो उसके लिए नई मेलानोसाइट कोशिकाएं बचती ही नहीं। इस तरह बाल सफेद होकर उगता है। तो बात आखिरकार इस नतीजे पर आई, तनाव, स्ट्रेस से बाल सफेद हो सकते हैं। यह सच है। लेकिन, और यह सबसे जरूरी बात है, ये एक रात में नहीं हो सकता। जो बाल पहले से ही उग चुके हैं, जो आपके सिर पर मौजूद है, उनका रंग तय हो चुका है। कोई भी चीज उस रंग या पिगमेंट को फौरन गायब नहीं कर सकती। तनाव, स्ट्रेस का असर पड़ता है बालों की जड़, फॉलिकल पर और उन नए बालों पर जो अभी उससे निकलना शुरू होंगे। इस नए सफेद बाल को पूरी तरह से उगने और नजर आने में हफ्तों या शायद महीनों का समय लग सकता है। इसलिए अचानक बाल सफेद होने की जो कहानियां सुनाई जाती हैं, वह सिर्फ मनगढ़ंत बातें और फिल्मों का बढ़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन है। हाँ, एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी जरूर होती है, जिसे एलोपेशिया एरिटा, अलोपेशिया अरेटा कहते हैं। इसमें यह हो सकता है कि सारे रंगीन बाल अचानक झड़ जाए और सिर्फ सफेद बाल ही रह जाए। इससे यह भ्रम पैदा होता है कि बाल एकदम से सफेद हो गए, लेकिन यह बहुत ही कम होने वाली घटना है। तो तनाव वाकई आपके बालों के रंग के लिए बुरा है, लेकिन यह उतना तेजी से काम नहीं करता जितना हमें सिनेमा में दिखाया जाता है।
तो चलिए हम हमारी इस जांच पर डीडीडी हड़ताल का नतीजा संक्षेप में देख लेते हैं। आज हमने जाना कि घुटनों का दर्द महज बारिश आने का संकेत नहीं है। असल में जब वायु दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तब उसका असर पहले से ही कमजोर जोधों पर पड़ता है। हमने ये भी समझा कि सिर्फ हवा का झोंका लगने से सर्दी नहीं हो जाती, बल्कि उससे डरकर किसी घुटने भरे कमरे में बैठे रहना बीमारी को सीधा बुलावा देता है। और हमने ये साबित कर दिया कि मेंटो टेस्ट वाली जगह को भिगोना बिल्कुल सही है। डरने की कोई जरूरत नहीं। हमने यह भी जाना कि उंगलियों को चटकाने से गठिया अर्थराइटिस नहीं होता। वह जो कट कट की आवाज आती है, वह सिर्फ गैस के बुलबुले फूटने की आवाज होती है। और आखिर में हमने उस आंखों आंखों में सफेद हो जाने वाले बालों का राज खोला, जो कि असल में तुरंत नहीं होते। इन सब बातों का मुख्य निष्कर्ष यह है, कई बार हमारी पुरानी पारंपरिक धारणाएं, चाहे वह कितनी ही सही क्यों ना लगे, वैज्ञानिक कसौटी पर खरी नहीं उतरती। अपनी सेहत का ख्याल ज्ञान और डॉक्टरों की सलाह पर ही आधारित होना चाहिए, न कि पुराने अंधविश्वासों पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यह वीडियो अंत तक देखा। अगर आपने कोई नई बात सीखी है और कम से कम एक गलत धारणा को तोड़ा है, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे अगले खुलासे मिस न करें। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। आप स्वास्थ्य से जुड़ी किन किन पुरानी मान्यताओं पर विश्वास करते थे? या शायद कोई ऐसा मिथक है जिसे आप चाहते हैं कि हम अगले वीडियो में उसकी जांच करें? कृपया कमेंट्स में लिखें। हमें पीआरएच कर बहुत अच्छा लगेगा।